अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। प्रोग्राम में 2-3 नहीं हो पा रहे, मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है। 2 प्रोग्राम में मटीरियल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा तो हो सकता है प्रोग्राम थोड़ा सा 13, 14, 15 मिनट तक चला जाया करे ताकि चीज़ें सारी कवर हो जाएं, और कोशिश करूँगा अहाता करने की सारी चीज़ों का। लेकिन 2-3 बड़े अहम इशू हैं आज। एक तो इसहाक डार आना पड़ेगा पाकिस्तान, वरना सेनेटर नहीं रहेंगे, तफसीलात मैं बताऊँगा आपको। फिर ख़ास तौर पर जो है नवाज शरीफ ने वो एक बड़ी 1999 याद आ गया, वो मेरा बिस्ती प्रोग्राम है थोड़ा सा मेरा उस पर, वो बेवकूफ़ बनाने के लिए जो आवाम नहीं बेवकूफ़ बनने वाली आप। तीसरा जो है सबसे बड़ा जो इशू है वो शयान अली का। पहले मैं आपको उसी से इब्तिदा करेंगे कि शयान अली ने मुझे वकील एंगेज किया था। उन्होंने ऑफकॉम में वहाँ लंदन में बाकायदा कंप्लेंट दायर कर दी है जियो के अगेंस्ट भी, और जिन्होंने झूठी खबरें चलाई हैं तहरीरी तौर पर। 2 प्रोग्राम, 2 जो है ख़ास तौर पर जियो, और दूसरा एक्सप्रेस मंसूर अली खान का जो प्रोग्राम है, जो उन्होंने झूठ बोला, जो गलत खबर चलाई, उस पर बाकायदा कंप्लेंट दायर हो गई है। चेयरमैन पैमरा को गई है और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को गई है अंडर द पैमरा ऑर्डिनेंस, कोड ऑफ कंडक्ट एंड डिफरेंट केस लॉ। वो बैकग्राउंड पे चल रही होगी और ये बड़ा मुश्किल है सस्टेन करना। ख़ास तौर पर मुर्जा, देखें मुर्जा शाह हमारे दोस्त हैं, लेकिन अदालती खबरें देते हुए बड़ा ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए इन हवाले से। अज़हर जावेद के बारे में तो बहुत शिकायत आई हैं दुनिया न्यूज़ के हवाले से। वो इतना झूठ बोलते हैं, हालात और वाक़यात को ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसा आदमी सहाफ़ी जिम्मेदारियां पूरी कर सकता है? उनके बारे में अलहदा कंप्लेंट शयान अली और मुनीर अहमद की तरफ से जा रही है। एक कंप्लेंट तो मैं अभी आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ, जो अभी बैकग्राउंड पे चल रही होगी, जो चेयरमैन नैब और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट लाहौर में फ़ाइल हो रही है, और उसमें पूरी सबूतों के साथ स्क्रीनशॉट और वो सारी चीज़ें, ऑर्डर जो पास किया मैजिस्ट्रेटियल कोर्ट ने वेस्टमिंस्टर के हवाले से, वो साथ चल रहा है, वो सारी चीज़ें साथ जाएंगी। इससे पहले शाहज़ेब खानज़ादा को एक प्रोग्राम में जुर्माना हुआ, वो आगे जाके स्टे हो जाता है, हाई कोर्टों में अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन ये मंतकी हैं, जहाँ तक खबरें तभी सच आएंगी। यहाँ पर ऑफकॉम का आप किरदार देख लें, बेहतरीन काम करता है वहाँ। यहाँ कोशिश करेंगे, यहाँ असल में जो पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ना, वो आने नहीं दिया जा रहा। बड़े एतराज़ात उठे, हुकूमत वक्त को वो बाकायदा लेके आना चाहिए। उसमें कोई कमी है, स्टेक होल्डर हैं, हम इन्वॉल्व कर लें उसको, लेकिन वो दिनों में आना बड़ा ज़रूरी है। और मैं आप देखिए, हम सोशल मीडिया पे मैं नाम लिए बग़ैर बात कर रहा हूँ। देखिए, हमें इखलाक से गिरी हुई हरकत की तरफ सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और किसी पे तोहमत भी नहीं लगानी चाहिए। और ये कसूर ये उसी लिबरल क्लास का है, उसी लिबरल माफिया का है कि जो बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए, पटिशनें दायर की और कहा प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम FIA तहकीकात नहीं कर सकते, उसका नुकसान हुआ है और उसका नुकसान हम भुगत रहे हैं। आज भी उन्हें चाहिए जहाँ वहाँ से पटिशनें विड्रॉ करें और मजबूत करें प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट को और FIA को, ताकि इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर ना हो सकें। मैं गरीदा फरूकी के हवाले से बात कर रहा हूँ। देखिए, मुझे जहाँ तक पता नहीं है, तोहमत नहीं लगानी चाहिए किसी जिनसी मामलात में, या इस हवाले से वो जोड़ने की कोशिश की जाती है, सर वो अवॉइड होना चाहिए। वो झूठ इसमें देखिए, मैं गरीदा फरूकी सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं तो पसंद ही नहीं करता, मैं तो उनके प्रोग्राम में जाना पसंद नहीं करता कि वो झूठ इतना बोलती हैं, टेंटेड है, यानी खबर सच्ची देनी नहीं है उन्होंने, उनका तरीक़ाकार यही है। मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ एक गलत है ना, तो उस गलत को सुधारना है। ये तो वतीरा ही नहीं का है ना, ये गरीदा फरूकी और लिबरल का वतीरा ये है कि जनाब करप्शन किया है, तू भी करप्ट है। हम कहते हैं नहीं भाई, करप्शन तूने की है, पहले उसका जवाब दे। मैंने करप्शन किया है तो मुझे ले आ अदालतों के अंदर। ये है तरीका, इसलिए अवॉइड कीजिएगा। मैं गुजारिश कर सकता हूँ आप लोगों से, छोड़ दें, तोहमत की इजाज़त नहीं है। और ये जो बुराई का जो तरीक़ाकार हम सोशल मीडिया पे ना, जब तक हक़ाइक़ सामने ना आ जाए, सारे हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे।
ये उनके लिए शर्म का मकाम है कि वो झूठी खबर देंगी। तो देखिए, आपका अपनी जगह पर एतराज़ात उठाना ठीक है, लेकिन मेरी गुजारिश यही होगी कि नहीं, इखलाक से गिरी हुई हमें ज़रा कोशिश करनी है, हमें उस लिबरल माफिया के अगेंस्ट खड़े होना है, मगर बड़े प्यार से खड़े होना है। मेरी साथ एक ये भी गुजारिश है। दूसरा इशू जो है, एक जो सबसे अहम इशू है, वो नवाज शरीफ का मैं आखिर में बात करूँगा, आपने देखना ज़रूर है प्रोग्राम पूरा। एहतसाब हालत में आशियाना इकबाल और रमज़ान शुगर मिल केस की समाअत, हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त दी उन्होंने, वो मंजूर कर ली गई और आइंदा समाअत पर नैब के गवाहों को तलब करते हुए 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने फिर कहा कि केसेस अलग अलग तारीख में मुकर्रर की जाए। 3 मुख्तलिफ रेफरेंस ज़ेर समाअत है, एक ही तारीख होने से गवाहान के बयान रिकॉर्ड नहीं हो सकते। बात वो ठीक कहते हैं। जज गवाहान के बयान रिकॉर्ड होना शुरू होंगे तो देख लेंगे, ये एहतसाब अदालत के जज ने बताया है। और दूसरा आपको पता है, और इसी एहतसाब अदालत में बड़ी पेशरफ्त है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। नुसरत शहबाज की प्लीडर के ज़रिए, प्लीडर नुसरत शहबाज तो भागी हुई ना, भगौड़े हैं ना, ये सारे वहीं बैठे हुए हैं जाकर, एब्सकॉन्डर बता रहे हैं कि जनाब हम बरी हो गए। कौन बरी हो गए? और ये चल रहे हैं केसेस। शहबाज शरीफ नहीं, मीडिया में खबर झूठी चलाकर जनाब बरी हो गए हैं। कहाँ बरी हुए हैं? आ जाएगा सारा कुछ कैमरा के सामने और सारे हालात और वाक़यात देख लेंगे। और फ़र्द जुर्म आयद होने पर अदालत ने तलब कर लिया गवाहान को, और इसमें भी शहबाज शरीफ की हाज़री की दरख्वास्त मंजूर कर ली और 18 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी कर दी है। इसी तरह शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत के अंदर जो है फैमिली के असासे मुंजमद करने के हवाले से एतराज़ात पर वकला को बहस के लिए तलब कर दी है। नसीम अहमद विरक जज हैं। शरीफ ख़ानदान के एतराज़ात पर समाअत की एतराज़ में असासे मुंजमद करने के नैब के फैसले को नज़रसानी की इस्तदा की या चैलेंज किया है, बुनियादी तौर पर जो अटैच किए हुए हैं। ये वही अटैच की बात हो रही जो आप कह रहे हैं ना, जो यानी देखिए, यानी अटैच का फैसला अपनी जगह चलेगा। ये समझने की बात ज़रूरत है कि जो कहा गया नेशनल क्राइम एजेंसी के हवाले से, यहाँ से समझने की ज़रूरत है। जिन्होंने देखा हो तो उन्हें क्लैरिटी के साथ ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि अटैचमेंट का अलहदा है, मुंजमद करने का केस अलहदा चल रहा है नैब के अंदर। वो अगर आज आप मुंजमद के असासे अगर छोड़ दें, आप कह दें मैंने कई कराए हैं, नैब रेफरेंस भुगत रहे हैं, अभी सजाएं होनी है उसमें, लेकिन उसको ये बुनियाद नहीं बनाया जा सकता है। एक और बड़ा अहम केस था सुप्रीम कोर्ट में, वफाकी वज़ीर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार को वज़ीर से काम रोकने की दरख्वास्त है। एहसन आबिद हैं, उनको तैयारी की मोहलत दे दी है। बुनियादी सवाल ये है कि वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएँ। ये जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स हैं। आपने कहा कि खुसरो बख्तियार वफाकी वज़ीर होने के साथ शुगर मिल के मालिक भी हैं, जैसे मंसूर अली शाह के रिमार्क्स हैं। दरख्वास्त के मुताबिक शुगर मिल पर नैब की इंक्वायरी चल रही है। ये भी पूछा कौन सा कानून है कि वफाकी वज़ीर पर इंक्वायरी अगर चल रही हो तो उसे ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। ये बड़ा अहम सवाल आया। आप नैब कानून या आइन के हवाले से बात करेंगे, वफाकी वज़ीर का इंक्वायरी के सूरत में मुस्तफ़ी होना ज़रूरी है। ये जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स हैं। अब यहाँ पीडा एक्ट या रोपा एक्ट की बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत कहते हैं कि पब्लिक ऑफिस होल्डर अमीन होना चाहिए। सादों और अमीन के हवाले से बात हो रही है। आपके केस में कोई जान नज़र नहीं आ रही। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दी। आपने मिसाल दी दूसरे मुल्कों में रेलवे हादसे पर वज़ीर मुस्तफ़ी हो जाते हैं। ये अखलाकी इक़दार की बात है जो जमहूरी निज़ाम में मुख्तलिफ होते हैं। जस्टिस उमर अता बातें इंक्वायरी शुरू होने पर हमारे मुल्क में कितने वज़ीर हैं जो आज तक मुस्तफ़ी हुए। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स हैं। इलेक्शन कमीशन अगर फॉरेन फंडिंग की इंक्वायरी कर रहा है तो वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी हो जाए। ये अदालत ने कहा है कि अगर उसकी इंक्वायरी कर रहा है तो वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी हो जाए। तो यहाँ ये सोचा जाए कि यहाँ वज़ीर आज़म छोड़ जाए, यहाँ ये बड़ा अहम सवाल है। आप केस की तैयारी करके आए, वरना अवामी वक्त ज़ाया करने पर आपको भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। ये कॉस्ट डालने की बात हो रही है। तैयारी का वक्त देते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी है। आगे बड़ा अहम इशू है और ये बड़ा दचका है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लीग ने ऑर्डिनेंस चैलेंज किया था जो इसहाक डार के हलफ लेने के हवाले से है। इसहाक डार को बचाने आ गए पर मुंह की खानी पड़ी आज, और मैंने आपको कह दिया था कि ये डिसमिस हो जाएगी। और चीफ जस्टिस आतर मिल्ला ने दरख्वास्त नाकाबिल समारा करार देकर मुस्तरद कर दी। बड़ी तफसीली बहस सुनी, मंसूर अवान पेश हुए यहाँ, और आज़म मज़ीद तारड़ के ज़रिए दायर की गई पटिशन। बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँगा, बैकग्राउंड में पटिशन चल रही होगी और ऑर्डर भी चल रहा होगा। और कमाल है,
60 रोज़ में मुंतखब नुमाइंदे के ख़िलाफ़ जो ये बात समझने वाली बात है, हलफ लेना ज़रूरी है। और सदारती ऑर्डिनेंस की वजह से ये सारा मामला चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। सेक्शन 72A है, ये तकरीबन 9 सफ़ों पे मुश्तमिल है मेरा ख्याल है। मैं देख लेता हूँ ज़रा। हाँ जी, 9 सफ़ों में मुश्तमिल फ़ैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीज़। और उन्होंने, मैं आपके सामने जो रखता हूँ, मैं अपना सियासी जमातें इस ऑर्डिनेंस के हवाले से मुतासा फ़रीक क्यों हैं, ये सवाल अदालत की तरफ से उठाए हैं। पटिशनर काबिल एहतराम सियासी जमात है, सेनेट में अपोजिशन के साथ अक्सरियत मौजूद है। क्या सियासी जमात ये कह रही है कि अवाम बग़ैर नुमाइंदगी के होने चाहिए, नुमाइंदगी की होने चाहिए, मुंतखब हो गए आए हैं अवाम के अंदर। अदालत पार्लियामेंट को तजवीज़ कर रही है, पार्लियामेंट को इख्तियारात इस्तेमाल करने चाहिए। और 72A का जिक्र किया है, सीट टू बी बिकम वेकेंट और नॉट मेकिंग ओथ, द सीट ऑफ अ रिटर्न कैंडिडेट शैल बिकम वेकेंट if he willfully does not make oath within 60 days from the date of the first sitting of the assembly, the senate or the local government, or within 40 days of the commencement of the election, थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021। ये बड़ा क्लैरिटी के साथ आ गया है। अदालत ने ऑर्डिनेंस का जिक्र करने के बाद फिर उन्होंने हनीफ राय केस के हवाले से जिक्र किया है कि जहाँ प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से बात हो रही थी, और वहाँ भी अदालत ने कहा कि ये पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट इस सारे माम को काम करे। इलेक्टोरल प्रोसेस के हवाले से वो एक और केस का जिक्र किया है, PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट 415 के साथ, और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर आर्टिकल 89(2)(a)(2) का जिक्र किया। उन्होंने ऑर्डिनेंस के हवाले से कहा है कि इसको मज़ीद बढ़ाना है या ख़त्म करना है। अगर आपकी, वो कह रहे हैं हमारी अक्सरियत है वहाँ पर, तो अक्सरियत आपकी है तो जाएँ जाकर पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ जाकर इस ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव करा दें, आप ख़त्म कर दें इस ऑर्डिनेंस को। और अपोजिशन पार्टी है, रेमेडी है उनके पास, तो जाएँ पार्लियामेंट के अंदर जाएँ। एक बात जो बड़ी अदालत में वहाँ पर बड़ी बात क्लियर कर दी है कि इस किस्म के मामला को आप सियासत में और हल करें, अदालतों में क्यों लेकर आते हैं। और यहाँ एक और कह दी है, और अदालत कहती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको निभाएं, आएँ आकर वो हल्फ लें, रिप्रेजेंटेशन के बगैर रह नहीं सकते हैं। तो इसहाक डार के लिए बहुत बड़ा झटका है। एक इश्तिहारी को रोज़ाना नज़र आती हैं आपको, अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि नवाज शरीफ के साथ वो बैठे होंगे, अभी नज़र आएंगे आपके सामने। ये बहरहाल फैसला आपके सामने था, ये मुस्लिम लीग उनके लिए बहुत बड़ी एक नाकामी है उनके लिए, और चपेड़ है उनके मुंह पे। यानी पहले तो अदालतों को कई जगह जस्टिस चौधरी साहब के दौर में इस्तेमाल करते रहते, इस तरह के काम होते रहे थे, लेकिन अब अदालतें मेरिट पर काम कर रही हैं, तो मुश्किल है रास्ता मिलना इनको। आगे मैं ख़त्म करने से पहले जो मैंने बात की थी कि नवाज शरीफ में जो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, 2 उनकी ज़रा वीडियो सुनीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी औकात क्या है इस इंसान की। यानी प्रॉम्प्टर सामने रखा हुआ है, उससे देखकर पढ़ रहा है सारा, वहीं से बैठकर सारी चीज़ें तकरीरें पढ़ रहा है सारी। वो जनरल आप अंदाज़ा लगाएं, और यानी मुझे गिरफ्तार करने के बाद जनरल औरंगज़ई और जनरल महमूद रात को मेरे पास आए और धमकियाँ मेरे लहजे में कहा कि इस कागज़ पर दस्तखत कर दें, असेंबली आपने मर्जी से तोड़ी है। मैंने जवाब दिया मैं दस्तखत नहीं करूँगा। सोए हुए थे नवाज शरीफ तुम क्या, या आज तक कभी जिक्र किया कि असेंबली तोड़ने का जिक्र किया तुमने, है कोई रिकॉर्ड के अंदर? आज तुम ये क्या, यानी क्या कंट्रोवर्सी, झूठ भी हद होती है, शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए आप लोगों को। तो बिला वजह मिलाइन करने की, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, हकायक आपके पास नहीं है। हमारे किसी दोस्त ने लिखा तो मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर, मैंने किसकी बात कर रहे हैं, ये तरीकाकार यही है कि हमने इदारे के खिलाफ या फौज के खिलाफ खड़े हो गए हैं, मेरी करप्शन का ना पूछो, ये कोई जज हो या ये सियासी लीडर हो, यानी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दो। और यहाँ और अपना जब मैंने फौजी जनरलों के दिए कागज़ पर दस्तखत नहीं किए, इनकार किया, तो मुझे कहने लगा कि हम आपको मज़ा चखाएंगे। मैंने जवाब दिया कि अल्लाह मालिक है, आप अंदाज़ा लगाएं। मुझे ऐसे कमरे बंद कर जहाँ हर तरफ धूल थी, मैं इस धूल में सोचकर सो गया कि ये धूल भी छट जाएगी। डरपोक आदमी एक दिन जेल में रह नहीं सकता, भाग गया था। अगर तू इतना ताकतवर आदमी था ना तो फेस करता यहाँ पर, मुआहदा करके 10 साल साथ रहने की वजह से गया नहीं है। ये देखें, ये इनके असल चेहरे हैं। कौम को पूछना चाहिए इन लोगों को, और इन लोगों को इस तरह नहीं छोड़ने चाहिए जो इल्जामात लगाते हैं, झूठ बोलते हैं आकर। एहतसाब हो आप लोगों का, मजाक बनाया हुआ आप लोगों ने सारा। ये बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूं जो छोटे छोटे क्लिप हैं। होंडा गाड़ी थी, उसकी पिछली सीट पे दरमियान में मुझे बिठाया, एक साइड पे वो खुद बैठ गए, एक साइड पे जो सिक्योरिटी गार्ड बैठ गए, और उसी गाड़ी में शहबाज शरीफ साहब को भी बिठा दिया गालिबन आगे।
तो ले गए वहां पे, मुझे अलहदा ले गए मेस में, शहबाज को किसी और कमरे में ले गए। तो जब रात के कोई तकरीबन 2 बजे का टाइम था तो वो आए मेरे पास, जनरल महमूद आया, एक जनरल औरकजई है जो बाद में KPK का गवर्नर भी रहा है, वो था, और एक और जनरल था, 3 आए लोग। तो मुझे मेरे पास आके तो डिसोल्यूशन ऑर्डर मुझे दिया असेंबली का कि ये है असेंबली तहलील करने का ऑर्डर, तो हम ये लाए हैं आपके पास, तो आप इस पे दस्तखत कर दें। और उस पे लिखा, तो मैंने उसको पढ़ा कि जी मैं असेंबली जो है वो अपनी मर्जी से तोड़ रहा हूं, और ये मैं प्रेसिडेंट को एडवाइस कर रहा हूं कि असेंबली को जो है ना वो तोड़ दिया जाए। तो मैंने कहा ये क्यों लेके आए आप मेरे पास? तो कहने लगे बस आप अभी इसको साइन करें और बस उसके बाद जो है वो हमारी तरफ से आप आजाद हैं, वरना अगर आप नहीं साइन करेंगे तो फिर आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बड़े उन्होंने एक तकब्बुर के लहजे में, ये रौनक से ये बात की। तो मैंने कहा कि भाई मैंने तो ना अपनी जो है वो मैंने ना ऐसा कभी सोचा, ना मैं कभी असेंबली को तहलील करूंगा। तो कहने के नहीं ये आपको दस्तखत करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा ऑन माई डेड बॉडी, ये अल्फाज हैं जो मैंने कहना, ऑन माई डेड बॉडी आई विल नॉट साइन दिस पेपर। तो जनरल महमूद आपको पता है बड़ा मुतकब्बिर आदमी था, अब आजकल बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है। तो मुझे कहना का अच्छा फिर हम फिर जो है ना वो बताएंगे, इसका आपको मजा चखाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, अल्लाह मालिक है। तो ये अपना मेरे पास कोई आधा घंटा पहले शुरू में मेरी मिन्नत करते रहे, फिर बाद में धमकियों और तड़ियों पे आ गए, और उसके बाद फिर वो चले गए। जब मैंने साइन नहीं किया, मैंने जब कागज फेंक दिया कि ऑन माई डेड बॉडी, तो उनको फिर समझ आ गई कि ये बंदा जो है ना वो नहीं मानेगा। मुझे फिर बंद कर दिया, कुछ पता ही नहीं था 2-3 हफ्ते के मैं कहाँ हूं, ना मुझे पता था, ना मेरे घर वालों को पता था, ना मोहतरमा कुलसूम नवाज शरीफ को पता था, ना मेरे वालिदैन को पता था कि मैं कहाँ हूं। तो बहरहाल जो है वो कुछ दिनों के बाद मुझे फिर वहां से कराची ले गए और मेरे ऊपर वो हाईजैकिंग का झूठा केस बना दिया, आपको मालूम है, जिसमें मुझे 27 साल कैद सुना दी गई, जिसको फिर हाई कोर्ट में लेके नहीं, 27 साल कैद कम है, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। खैर अल्लाह को नहीं मंजूर था, वो नहीं हुआ। हेडक्वार्टर वहां पे लेकर गए मुझे, रेंजर्स के हेडक्वार्टर नहीं था वो, तो छोटी बारकें थी, और मुझे वहां पे एक कमरे में ले गए। इतनी उसकी झाड़ पोंछ शुरू कर दी, पता नहीं वो कितने सालों से उसकी झाड़ पोंछ नहीं हुई थी। इतनी गर्द थी कि वो गर्द में दूसरा आदमी दिखाई नहीं देता था कि मेरे पास कौन खड़ा है। मुझे भी, जिसको कहते हैं पंजाबी में, जगराता था। 2 दिनों का रात को सोया नहीं था मैं वो चारपाई वहां पे पड़ी हुई थी। मेरे पास अपना बिस्तर था जो मैं साथ मैंने रखा हुआ था, अपने सूटकेस में मैंने वो बिछाया चारपाई पे, और फिर मैं उसी धूल में मैं अपने, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल अपने दिलो दिमाग को मैंने समझाया कि ये धूल भी इंशाल्लाह गुजर जाएगी, कोई बात नहीं है। उसी धूल में मैं फिर सो गया। आपने सुन भी लिए होंगे, पर ये, लेकिन मैं ये रिकॉर्ड में रखना चाहता हूँ कि इन लोगों की ये औकात है, झूठ बोलना, जो आवाम को गुमराह करना। ये सुनिएगा ज़रा, आपने देखें, आपने सुन लिए सारे क्लिप, जो सारा मैं शक्ल इसकी बंद कर दी है, तस्वीर के ऊपर नहीं आएगी, वो नहीं आएगी तस्वीर, आपकी तस्वीर नज़र नहीं आएगी आपको इसकी, ठीक है ना। वो ब्लर करने में का मैंने कह दिया हुआ है, ताकि क्या शक्ल देख के करनी है ऐसे लोगों की, जो किसी वक्त दुख भी होता है इस हवाले से। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।